हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन पे। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे दो वार्निंग सिग्नल्स की जो थोड़े अर्ली तो हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसे स्कीम में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको वहां से स्विच या एग्जिट कर जाना चाहिए। इन्हें आप कभी इग्नोर ना करें। साथ ही हम बात करेंगे 7 डेट स्कीम्स की जो इन दो पैरामीटर के बेसिस पे साधन ने अपने नेगेटिव वॉच लिस्ट में डाली है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे रिसर्च से फायदा उठाएं। तो आज बात करते हैं वो टेलटेल साइंस जो हमें बोल रहे हैं कि कुछ स्कीम से इन्वेस्टर को एग्जिट कर जाना चाहिए। और पहला है हाई एनबीएफसी एक्सपोजर। दूसरा साइन है फंड्स विद डिक्रीजिंग एयूएम, यानी उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट में शार्प डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो टेलटेल साइंस बताते हैं कि आप ऐसे फंड से दूरी मेंटेन रखें। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी एक्सपोजर की। तो पहले जान लें एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये भी एक बैंक की तरह ही होता है। एनबीएफसी सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एबिलिटी टू बोरो, एबिलिटी टू मैनेज एंड एबिलिटी टू लेंड। तो अब देखें कि आज के डेट में एनबीएफसीज क्या ये इन 3 पैरामीटर पे खड़ी उतर रही हैं। हम यहाँ जनरल बात करने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी की बात नहीं करने वाले। ये पैसे मार्केट से उधार लेते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास एक अस्त्र होता है, वो पब्लिक से पैसा ले सकती है, लेकिन सारी एनबीएफसीज के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। कुछ लिमिटेड एनबीएफसीज जो हैं वो पब्लिक से फंड या डिपॉजिट्स ले सकती है, लेकिन जनरली एनबीएफसी जो है वो बैंक से उधार लेती हैं या कैपिटल मार्केट से पैसे उठाती हैं। तो कैपिटल मार्केट में आज के डेट में लिक्विडिटी काफ़ी टाइट है। आजकल कैपिटल मार्केट में ट्रस्ट का इश्यू हो गया है, क्योंकि क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए किसी भी एनबीएफसीज को कैपिटल मार्केट से बोरो करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और इसकी वजह से उनके कॉस्ट ऑफ फंड भी बढ़ गए हैं। अगर कॉस्ट ऑफ फंड जो है ज़्यादा हो जाए तो किसी भी एनबीएफसी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। किसी एनबीएफसी के लिए दूसरी सबसे बड़ी वजह जो उसके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उसकी एबिलिटी टू मैनेज फंड। क्या वो जो फंड उन्होंने मार्केट से रेज किया या पब्लिक से रेज किया उसे वो सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उसकी एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी को जज करने का सबसे अच्छा पैरामीटर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि यूबीएस और क्रिसिल का व्यू है कि वो ज़्यादा होने वाले हैं। एनपीए ज़्यादा होंगे और एसेट क्वालिटी एनबीएफसीज की खराब होने वाली है। क्या वो फर्दर लेंड कर पाएंगे? इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण बहुत सारे कॉरपोरेट ने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है, या वो अपने बिजनेस में जो उधार लेते थे वो उधार भी कम कर दिया है। इसके कारण क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल कम हो जाएगा, तो एनबीएफसीज को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही हम बैंक्स की भी बात कर लें, क्योंकि एनबीएफसीज बैंक से ही फंड उठाती है और बहुत जगहों पर बैंक से कॉम्पीट भी करती है। तो जब बैंक्स के पास आज की डेट में 4.5 लाख करोड़ का सरप्लस लिक्विडिटी है, तो कोई भी कॉरपोरेट पहले बैंक के पास जाएगा फिर एनबीएफसीज के पास आएगा। तो एनबीएफसी के लिए लिमिटेड ग्रोथ एवेन्यूज ही रह जाती हैं। और तीसरी चीज है बैंक क्रेडिट ग्रोथ। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एनबीएफसीज जो रेड से डिनोटेड है और बैंक्स ब्राउन से डिनोटेड हैं। तो बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों की ग्रोथ रेट बिटवीन 6 to 7% है। ये FY20 की बात मैं कर रहा हूँ, और FY21 में ये और भी कम हो जाएगा और 2 to 3% का क्रेडिट ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एनबीएफसीज जिन 3 वजहों से चलती है उन 3 वजहों पे अभी एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, और अगर ये आलम रहा तो आगे के 6 महीने एनबीएफसीज के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। उन्हें मुश्किल होगी अपने बोरो किए हुए फंड पे इंटरेस्ट पेमेंट करने में। तो वो अपने बॉन्ड जो उन्होंने इशू किए हुए हैं उनके कूपन्स देने में डिले हो सकता है, और अगर कूपन्स पेमेंट में डिले हुआ या प्रिंसिपल प्रीपेमेंट में दिक्कत हुई तो उस बॉन्ड की रेटिंग नीचे गिर जाएगी। और जो डेट स्कीम्स उन बॉन्ड को होल्ड कर रही हैं उन डेट स्कीम्स को साइड पॉकेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे,
या उन्हें मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, जिसके कारण उनकी एनएवी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एनबीएफसीज अभी एक रेड सिग्नल दे रहा है और उस पर डेट फंड्स को एक्ट करना चाहिए। डेट फंड्स एक्ट करे ना करे, रिटेल इन्वेस्टर जिसने अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे डेट स्कीम्स के फंड मैनेजर के विजडम पे ट्रस्ट करके दिया है, उन्हें भी एक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसे डेट स्कीम से हम जल्दी बाहर निकल जाएं। हमने ये सारे पूरे यूनिवर्स को एनालाइज किया डेट मार्केट के, और 3 फंड स्कीम्स जो हैं जहां पे 20% से ज़्यादा एनबीएफसी एक्सपोजर है। यूनियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो 27% एक्सपोजर रखता है एनबीएफसी सेक्टर को। आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड भी 22% एक्सपोजर के साथ सेकंड पे है, और एल&टी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड फंड वहाँ पे भी 20% से ज़्यादा एक्सपोजर है। तो ये तीनों फंड जो हैं आज की डेट में हाई रिस्क पे हैं, ये साधन का मानना है। इस पे ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है और ये हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस पे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लेने से पहले आप रजिस्टर्ड से भी एडवाइजर से बात करें। चलिए आज हम दूसरे पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टेलटेल साइन जो है, वार्निंग सिग्नल है, वो एक कहानी से शुरू होता है। एक डेट स्कीम जिसके पास 100 रुपीज़ का AUM है और उस पर वो 8 रुपये का इंटरेस्ट यानी कूपन हर एक साल अर्न करता है, तो एक क्वार्टर में 8/4 यानी 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट इनकम उसे मिलेगा। बट हम देख पाते हैं कि जो तिमाही अभी ख़त्म हुई यानी 31 मार्च 2020 में इस स्कीम्स की NAV जो 100+2 होनी चाहिए थी वो एक्चुअली 70 रुपीज़ के पास है। इसका मतलब है कि उसे 102 - 70 यानी 32 रुपये का प्रिंसिपल वापस करना पड़ा अपने इन्वेस्टर्स को, यानी इन्वेस्टर्स रिडम्पशंस के लिए लाइन में खड़े हो गए थे। ये क्लियरली बताता है कि ऐसे डेट स्कीम्स की हालत अच्छी नहीं है। तो सपोज आपके घर के सामने इन्वेस्टर्स खड़े हों कि मुझे पैसे वापस दो, तो आप सबसे पहले क्या बेचोगे? आप ऐसे चीज़ें बेचोगे जो आप बेच सकते हो, और बेच सकते हैं लाइक किसी डेट स्कीम्स के पास क्या होती है, गुड क्वालिटी बॉन्ड जैसे टाटा बॉन्ड, या फिर क्या वो बैड क्वालिटी बॉन्ड जैसे DHFL ऐसे बॉन्ड जो मार्केट में ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं, वो उसे बेच पाएगा? नहीं। तो जब वो अच्छी क्वालिटी ऑफ बॉन्ड ही बेच पाएगा तो उसे अपने गुड क्वालिटी बॉन्ड को अपने पोर्टफोलियो से टाटा बाय करना पड़ेगा, और उनके पास जो बचा होगा वो होगा बैड क्वालिटी ऑफ बॉन्ड। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जैसे ही किसी फंड की AUM साइज डिक्रीज होती है तो उस पर प्रेशर बन जाता है कि वो अपने अच्छे एसेट्स को बेचे और काम चलाओ और बुरे एसेट से अपने पोर्टफोलियो को भर ले। तो 100 से 70 की जर्नी काफ़ी पेनफुल है, और उस डेट स्कीम फंड मैनेजर के सामने इन्वेस्टर गब्बर की तरह खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स पैसे लेके जल्दी से जल्दी रिडीम करके भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेंस कर लिया है कि इस डेट स्कीम में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ऐसी ही स्कीम्स को हम आज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। IDBI शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, BNP परिवार लो ड्यूरेशन फंड, PGIM इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और UTI मीडियम टर्म फंड। इनमें इनके 100 रुपये जो थे वो घट के अब 70 रुपये के आसपास रह गए। रफली 30 to 29% का इनका AUM डिक्रीज हुआ है, और हम इनके रिटर्न भी देखें तो ये रफली काफ़ी ख़राब रिटर्न दे रहे हैं, एक्सेप्ट BNP परिवार लो ड्यूरेशन फंड। बाकी 3 फंड के रिटर्न भी काफ़ी बुरे हैं। तो बेसिस दीज 2 पैरामीटर साधन अपने नेगेटिव वॉच लिस्ट को अपडेट कर रहा है, और इसमें जुड़ जाते हैं ये 7 नाम: यूनियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड, L&T रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड फंड, IDBI ST बॉन्ड, BNP परिवार लो ड्यूरेशन, PGIM इंडिया क्रेडिट रिस्क, UTI मीडियम टर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने से जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी हम रिटेल इन्वेस्टर्स को डेट मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में समझा पाएंगे, ताकि आप गलतियां ना करें, क्योंकि पहला रूल इन्वेस्टमेंट का ये है कि आप मिस्टेक्स ना करें, और इसी चीज़ को लेकर के साधन आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।